गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रासायनिक पदार्थ के बारे में, और जो जंग लगना होता है, जो जंग लगती है आखिर वो क्या होती है रियल में। हमने काफ़ी सारे इसी तरीके से हमने काफ़ी सारे वर्ड के बारे में यहाँ पे जाना कि जंग क्या होता है, लोहे में जंग लगना क्या होता है, काफ़ी सारे रिएक्शंस हमने उसके बारे में जाना। आई होप ये सारे टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना, क्योंकि मैंने कमेंट देखी थी तो आप लोगों की कोई ऐसी कमेंट नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो। तो आज की वीडियो हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, और आप लोगों को मेरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचोगे ऐसा हम क्या बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट, तो गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने 7th क्लास के एनसीईआरटी रीड कर ली हो काफ़ी अच्छे से, लेकिन 1% या फिर 20% ऐसा हो सकता है कि शायद उन्होंने वो नहीं पढ़ा होगा जो अब मैं बताने वाली हूँ। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, और सबको ये सारी बातें आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली हैं लाइफ में, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइस आज की वीडियो देरी ना करते हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये नाम आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। आखिर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो वास्तव में होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइस होता क्या है कि ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए परावैंगनी से नियुक्त भार निकालना अथवा उनका अवशोषित करना। दैट्स मीन कि ये जो आपका ऊष्मा होता है, जो प्रकाश होता है, वो किसी अन्य प्रकार के जो विकिरण होते हैं ना, परावैंगनी जो किरणें होती हैं, आप सभी लोगों ने परावैंगनी किरणों के बारे में जाना होगा, ये उनका अवशोषित करते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो ध्वनि को वहाँ पे उत्पन्न करते हैं। मैंने इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी बताए, तो इसीलिए ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नए गंध का बनना। गंध में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, देन एक नए पदार्थ की सृष्टि हुई। किसकी पदार्थ की सृष्टि हुई? एक नई गंध की सृष्टि हुई। दैट्स मीन वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन होने का मतलब, अगर रेड कलर का लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो दैट्स मीन वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। किसी गैस का बनना, तो काफ़ी सारी गैसों के जो रिएक्शंस थे वो मैंने आपको बता चुकी थी कि अगर मैं आपको एक और बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप सिरका लेते हैं, एसिटिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, और प्लस आप उसमें क्या डालेंगे, आप उसमें डालेंगे खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो वो आपका टोटली जो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वो बन जाएगा। और प्लस अन्य पदार्थ भी, उससे काफ़ी सारे पदार्थ भी निकलने लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। तो इस क्या है कि जो भी मैंने आपको अभी सारी बातें बताई, सारे आपको मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाया, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन में ही होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से काफ़ी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए एक रासायनिक परिवर्तन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, भौतिक परिवर्तन पे भी ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है कि आप भौतिक परिवर्तन को बिल्कुल पढ़े ही ना, आपको पता ही ना हो। कोई आपसे पूछे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो आपको पता ही नहीं है वो। तो इसीलिए आपको दोनों को पढ़ना है, लेकिन जो आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो रासायनिक परिवर्तन पे, क्योंकि अगर मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मोस्टली, तो पूरे चैप्टर में ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं मेरी थिंकिंग से, वो इसी से हो सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पे बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण के बारे में, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से आपको ये भी देखना है। तो गाइस होता क्या है कि एक आप लेंगे कागज़ का जलना, ठीक है। कागज़ का जलना क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। मैं काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, तो एग्जाम्पल आपको काफ़ी अच्छे से सुनने हैं और आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है।
हवा में रखने पर कटे हुए सेब जो होता है ना, जो एप्पल होता है, उनके जो स्लाइस हम काटते हैं तो वो उनके रंग में परिवर्तन होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉरी गाइस। भोजन का खराब होना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण में एक जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। और आपका होता है एक पाचन क्रिया। ठीक है, पाचन क्रिया, ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। उदासीनीकरण, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए वर्ड के सुनते ही, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था। तो उदासीनीकरण जो है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही है। ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, आप काफ़ी सारे मैंने आपको ये भी बताया कि रासायनिक परिवर्तन हाँ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, समझने के बाद आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें। और आप बुक में कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है या फिर कोई भी एग्जाम्पल आपकी आइज के सामने आता है तो आप उसको देखते ही समझ जाए कि अरे ये तो रासायनिक परिवर्तन है जो मैम ने मेरे को पढ़ाया था। ठीक है, आप ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना तो आपका 100% मैं श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, साइंस से रिलेटेड, अगर आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं तो। इसीलिए काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लोहे में जंग लगना। आखिर जो लोहे में जंग लगना है ये कौन सा टॉपिक है। अब आप सोचोगे मैम तो मुझे ये पढ़ा चुके हैं कि लोहे में जंग लगना क्या होता है। तो गाइस मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा ही कुछ बताया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा टॉपिक आ रहा था लोहे की जंग के बारे में, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत उसमें बता दिया था। लेकिन अब हम इसमें प्रॉपर जानेंगे कि लोहे में तब जंग लगता है तो हम क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं जिससे हमारे लोहे को कोई भी हानि नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा होता क्या है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, यू नो वेरी वेल। एक लोहा जो होता है वो एक अलग रूप होता है, लोहे में जंग लगना एक अलग रूप बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उससे एक नए पदार्थ की सृष्टि होती है। तब लोहे में जंग लगना दैट्स मीन एक नए पदार्थ की सृष्टि होना। लोहा एक अलग पदार्थ होता है और जंग लगा हुआ लोहा एक अलग पदार्थ होता है। लोहे में क्या होता है, लोहे की जो एक विशेषता होती है, क्वालिटी इसमें होती है, वो क्वालिटी आप सभी लोग जानते हैं और मैं पहले बता भी चुकी हूँ चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो गाइस क्या होता है, जो चुंबक होती है, चुंबक क्या करती है, चुंबक आकर्षित करती है अपनी ओर लोहे को। तो क्या होगा, अगर जंग लगा हुआ लोहा है तो वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। अगर सिंपल वाला जो लोहा होता है बिना जंग लगा हुआ, अगर वो लोहा आपका काफ़ी दूर गिर जाता है, आपका हाथ वहाँ नहीं पहुँचता, उस टाइम पे आपके पास चुंबक है और धागा है, तो आप क्या करेंगे, धागे में चुंबक को बांधेंगे और से उसके वहाँ पे उसको फेंक देंगे। फेंकने के बाद में जो आपका लोहे का सामान है उस पर पेस्ट होके आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। लेकिन जंग लगे हुए लोहे को अगर आप पकड़ना चाहोगे, अगर आप उसको चुंबक से पेस्ट करना चाहोगे तो वो नहीं चिपकेगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो गाइस होता क्या है कि लोहे को अगर आप खुला हुआ छोड़ दें, धूप में छोड़ दें, या फिर कोई आप ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे बहुत नरम वातावरण रहता है, ठीक है, तो उस अवस्था में क्या होता है, लोहे पे बहुत ही जंग लग जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो हमारा लोहा होता है वो लोहे से बनी चेयर हो या कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ हो, तो वो हमारा बेकार हो जाता है जंग लगने से, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और फिर क्या करता है, फिर वो वातावरण से जल वाष्प के संपर्क में आता है, तो जो जंग होता है ना वो आयरन ऑक्साइड में सृष्टि करता है। ये मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। क्या हुआ, पहले लोहा, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन वायु से प्लस जल, ठीक है, फिर उसके बाद कौन से नए पदार्थ की सृष्टि हो रही है, आप देखेंगे पहले लोहा लिया हमने, फिर ऑक्सीजन को लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद हम जल को ले लेते हैं, तो हमारे ये नए पदार्थ की सृष्टि हो जाती है। कौन से नए पदार्थ की सृष्टि हो जाती है, आयरन ऑक्साइड की। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस आपको पता है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प, ये दोनों की उपस्थिति ही काफ़ी अनिवार्य होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे सारी बातों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इससे पुटअप किया जाता है तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। वो कब आप आंसर दे पाएंगे, तब आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बात करें, आपको पता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आपको पता है रेगिस्तान जो होता है ना, वो उसमें जो लोहा होता है, वहाँ का जो लोहा होता है,
तो उस पर भी जंग पड़ती है, लेकिन वो क्या होता है कि धीरे धीरे एक तरीके से जो प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ का वातावरण है वो काफ़ी नम होता है। ये आपको ध्यान रखना है रेगिस्तान के बारे में। ये नहीं है कि हर जगह का लोहा, ये तो है कि लोहे पे जंग जो लगता है, अगर आप उसे खुला छोड़ दें या फिर किसी भी तरीके से आप उसे बेकार तरीके से छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, तो उस पर जंग तो लगता है लोहे पे। ऐसा नहीं है कि जंग नहीं लगेगा अगर हम उसकी केयर करते रहें, ठीक है, तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप उसको लोहे को कहीं पे भी पड़ा हुआ छोड़ देते तो उस पर जंग 100% लग जाएगा। लोहा कहीं का भी हो, उस पर जंग तो 100% लगेगा। लेकिन ये होता है कि अगर रेगिस्तान का लोहा है तो उस पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट जंग लगे, लेकिन जंग लगता ज़रूर है अगर आप उसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि क्या होता है कि जो लोहा है, लोहे के जो जंग लगता है, तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, आखिर हम उसको किसी तरह रोक भी सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। क्या जो हमारे लोहे से बनी चेयर है, लोहे से बने कोई भी अन्य पदार्थ हैं, क्या वो हम उसे ऐसे ही बेकार होने दें? क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है? तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं और अपने लोहे को काफ़ी अच्छे से सेफ भी रख सकते हैं। तो गाइस क्या है वो, आप देखिए लोहा है, लोहे पे आप ऑयलिंग करके या फिर पेंट करके, तो क्या होता है कि आप लोहे को बचा सकते हैं काफ़ी अच्छे से। या फिर जिंक की एक परत होती है, ठीक है, जिंक की एक परत होती है, उससे भी लोहे को बचाया जा सकता है। तब वो परत उस पर चढ़ाई जाती है, जिसे हम ग्लोवेनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो इससे हम लोहे को बचा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से लोहा हमारा जो है वो बच जाएगा, उसे इतनी हानि नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको पता है क्या, ये जो पानी में जो जहाज़ चलते हैं तो वो तो हमेशा ही पानी में रहता है। उनका एक भाग जो होता है वो हमेशा पानी में डूबा रहता है, और जो सेकंड वाला ऊपर वाला जो भाग होता है, तो क्या होता है उस पर जल की बूंदें आती रहती हैं। ऐसा नहीं है, एक तो होता है कि प्रॉपर पानी में ही रहता है, और एक ऐसा रहता है कि नहीं, अगर वो पानी में चलेगा तो पॉसिबल है कि हाँ बूंद तो आएगी उसके ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत पानी तो आ ही जाता है। तो ये होता क्या है कि अब इन पर भी तो जंग लगती होगी, तो हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं? तो गाइस यही जो समुद्र के पानी में अनेक, आपको पता है कि समुद्र के पानी में लवण पाए जाते हैं बहुत सारे। मैं आप सभी लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जंग लगने का जो रेट होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो पानी में रहता है ऑलवेज। और फिर जो लवण वगैरह होती है तो उससे पानी में क्या होता है कि जंग लेने के जो रेट होते हैं ना वो काफ़ी बढ़ जाते हैं लोहे पर। जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है, काफ़ी सारी जंग लग जाती है उन पे। हम पेंट कर देंगे, हम पेंट कर देते हैं, जिनकी कवर चढ़वा देते हैं उनके ऊपर, उसके बाद भी उन्हें पानी उनके ऊपर पहुंचेगा और उनके ऊपर जंग लगेगी ही, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जहाज़ों के लोहे के जो वो होता है ना, तो उनको पर ईयर बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो एक साल हमने उसको खरीदा है जहाज़ और उसके बाद में वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, 2-3 साल उसको वो आराम से चलता रहेगा, उससे कोई क्षति नहीं होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जो पानी के जहाज़ होते हैं तो उसको हमें जो लोहे के जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, तो उनको हमें चेंज करवाना पड़ता है पर ईयर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चेंज कराना। इसीलिए काफ़ी है ना, हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग पानी के जहाज़ में बैठते हैं तो उन लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, अगर वो ये लोग नहीं करते हैं कि वो लोग उसके पार्ट्स को चेंज नहीं कराते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन, आखिर ये क्या होता है भाई। तो गाइस ये क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं, इसीलिए आपको ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो गाइस होता क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं समुद्र से जो नमक होता है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ, अभी प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इसको काफ़ी अच्छे से आपको एग्जाम्पल को समझना है। तो गाइस क्या होता है कि जो समुद्र के नमक होता है, नमक से हमें जल मिलती है। समुद्र के जो जल होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसके वाष्प को हम होने देते हैं, उसका जो जल होता है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन वो नीचे क्या होता है, नीचे हमारा लास्ट में नमक बच जाता है। तो जो नमक बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, उसे रिलेट करती हुई ये बात है, इसीलिए ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है।
तो ये समुद्र से नमक प्राप्त करने की पद्धति है। क्या है? समुद्र से नमक प्राप्त करने की पद्धति, क्योंकि समुद्र से ही हमें नमक मिलता है। अब तब नमक रहता है नीचे, तो हम उसको नमक को कैसे निकालेंगे? हाथों से लेके आएंगे? ऊपर नहीं लेके आएंगे ना। तो क्या होता है, जो जल होता है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, नीचे क्या रहता है, नीचे हमारा नमक रह जाता है। और नमक में भी काफ़ी सारी वो होती है गंदगी वगैरह, उसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है, कैसे होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, जो क्रिस्टल है, तो ये क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन की हमने क्या करेंगे उसको, जब हम किसी एक छोटे वो लेते हैं, उसका हम पानी का कोई सोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे, उसको ठंडे होने देते हैं, जो गर्म है हम उसको ठंडा होने देंगे। उससे अशुद्ध रूपी सोल्यूशन से शुद्ध रूपी किसी तत्व से प्राप्त करते हैं। वह जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्रिस्टलाइजेशन ही कहलाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आप सोचोगे मेरे तो समझ नहीं आया, काफ़ी लोगों के समझ भी आ गया होगा, काफ़ी लोगों के समझ से बिल्कुल बाहर चला गया होगा। होता है कभी कभी ऐसा कि जो टॉपिक हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वो हमारे समझ नहीं आता, लेकिन हम उसको रिपीट करते हैं तो वो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर काम को करने के लिए। फर्स्ट टाइम में कुछ भी काम शायद सही नहीं होता होगा, लेकिन कुछ कुछ हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो गाइस होता क्या है, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। एक हमने छोटा हम ले लेते हैं, कोई ग्लास ले लेते हैं, हमने ग्लास में कोई गर्म सोल्यूशन लिया, उसके बाद में उसे ठंडा होने के लिए हम लोग उसे रख देते हैं, साइड में रख दीजिए बिल्कुल, ठीक है। फील करिए कि हाँ, इमेजिनेशन करिए कि हाँ मैम जो बोल रही है हम वो कर रहा है। तो उस जो शुद्ध रूपी है, ठीक है, जो अशुद्ध रूपी सोल्यूशन है से हम शुद्ध रूप किसी तत्व को प्राप्त करते हैं। दैट्स मीन कि एक हो गया हमारा कि अशुद्ध, हमारा जो हमने इसको गर्म सोल्यूशन लिया और उसको लेने के बाद हमें उससे शुद्ध रूप प्राप्त करना है, उसका शुद्ध रूप हमें प्राप्त करना है। अशुद्ध है लेकिन हमें उससे शुद्ध प्राप्त करना है। तो उसके जो उसके द्वारा जो भी प्रोसेस होता है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब भी हम समुद्र के पानी से नमक को प्राप्त करते हैं, लेकिन उस नमक में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अगर किसी सोल्यूशन में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन आप लें उसमें 2 प्रकार की अशुद्धियाँ ज़रूर होंगी। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं जल में घुलित, और एक होती हैं जो जल में घुलती ही नहीं है, ठीक है। ये 2 अशुद्धियाँ होती हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, हर किसी पदार्थ में आप देखेंगे, कोई भी सोल्यूशन आप लेंगे तो उसमें 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। एक वो जो जल में घुल जाती हैं, एक वो जो जल में बिल्कुल भी नहीं घुलती हैं। इसीलिए आपको अपना ध्यान यहीं रखना है, कुछ भी आपके पॉइंट माइंड से अपर लेवल पर नहीं चला जाए। तो गाइस क्या होगा, जल में जब घुली हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं और जो अघुलित अशुद्धियाँ होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर से हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसी अशुद्धियाँ जो जल में घुलती होती हैं, मतलब जो जल में घुलित नहीं होती हैं, हम तो उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें फिल्टर पेपर से लेकर हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं जो जल में घुलित होती हैं, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, बताओ कैसे अलग करेंगे। कुछ है कि हमने एक बाउल में पानी लिया, बाउल में पानी लेने के बाद हमें नहीं पता कि उस पानी में ऑलरेडी कुछ ऐसा कोई गंदा पदार्थ या फिर कुछ ऐसी अशुद्धियाँ उसमें मिली होंगी जो हमें दिख नहीं रही है। लेकिन ऊपर क्या है कि हमें पानी पीना है, और पानी पीने के लिए तो हम लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा कोई पदार्थ गिर जाता है का जो हमारे लिए हानिकारक होता है, कोई अशुद्धि है। जैसे कि आप देख लीजिए, हम पानी पीने के लिए ले रहे हैं तो उसमें मच्छर गिर गया। अब तब मच्छर उसमें गिर जाता है तो हम क्या करेंगे, वो मच्छर हमें दिख रहा है तो हम वो एकदम वो वाली जो घुलने वाली अशुद्धियाँ नहीं है वो, तो वो हमें ऊपर ही दिख गया, हम उसको साइड में निकाल के फेंक देंगे। वैसे तो हम लोग पानी ही फेंक देंगे, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, इसीलिए इसको काफ़ी अच्छे से समझना है कि हमने क्या करा, उसको मक्खी को निकाल के फेंक दिया, मक्खी मच्छर जो भी था हमने उसको निकाल दिया। लेकिन जो ऑलरेडी उसके अंदर घुलित वाली जो अशुद्धियाँ हैं हम उसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो कैसे निकालेंगे ये आपको समझ लेना है। तो गाइस इसको करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग अभी पढ़ भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं काफ़ी अच्छे से। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो गाइस होता क्या है कि अशुद्ध पदार्थों से हम शुद्ध पदार्थों को गेन करते हैं। समुद्र के नमक को फिल्टर होने के लिए विभिन्न प्रकार के कारखानों में भेजा जाता है। समुद्र से नमक के जो क्रिस्टल होता है ना, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उसके जो कण होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं।
तो क्रिस्टलाइजेशन के जो प्रोसेस में उन छोटे छोटे कणों को बड़े पदार्थ के रूप में उसका निर्माण किया जाता है। ये आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। कोई भी टॉपिक अगर आपके नहीं समझ आए तो आप उसको मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो गाइस होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंजेस है, ये एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें क्या होता है, इसमें जो पदार्थ है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं और उस पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। जिसको हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम गेन करते हैं, वो उसका शुद्ध रूप होता है। अशुद्ध को हम छान कर अलग कर देते हैं। जो अशुद्धियाँ उसमें मिली होती हैं हम उसको छान लेते हैं। जैसे हम लोग आटा छानते हैं, चाय को करते हैं, जो चाय वेरी वेल, तब हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। कोई भी हमने ब्लैक टी रेडी की या फिर कुछ भी, तो तब हम चाय में पत्ती डालते हैं ना, तो पत्ती के बाद क्या करते हैं, हम उसको चाय को छान लेते हैं। जो पत्तियाँ जो अशुद्धियाँ हैं जिसको हम खाएंगे नहीं, तो हम उसको अलग साइड में रख देते हैं और जो हमारी चाय रेडी हो जाती है हम उसको पी लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो क्या होता है गाइस, इसी तरीके से हम अशुद्धियों को छान कर अलग कर देते हैं। और जो अघुलित अशुद्धियाँ हैं, लेकिन क्या होता है, जो घुलित अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, जो अघुलित अशुद्धियाँ हैं उनका हम क्रिस्टलाइजेशन करके उससे शुद्ध रूप को प्राप्त करेंगे। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप सारे टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। ये हमारा चैप्टर गाइज आज फिनिश हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों के समझ में सारे टॉपिक आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छी कमेंट कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। आपको पता है काफ़ी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा बता दिया करें कि मैम आप ठीक पढ़ा रही हो, और फिर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ रहा है आप तो भी मुझे उस पर कमेंट करें। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि मैं आपको पढ़ा देती हूँ तो मुझे तो लगता है देखिए कोई भी बंदा काम करता है तो उसे लगता है कि हाँ मैं काम ये सही कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा तो उसको पढ़ता है, उसके समझ में ना आए या फिर आ जाए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर सब कुछ है कि आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है, कुछ भी समझाने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो गलती तो सबसे ही होती है, तो इसीलिए आपको ये फील नहीं करना है कि हाँ जो मैडम ने बताया है वो 100% सही है। मैं मानती हूँ मैं सही पढ़ा रही हूँ आपको, बिल्कुल अच्छा मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरी थिंकिंग से आप लोगों का कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा जो गलत हो तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मन में कोई भी हेजिटेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, तो इसीलिए आप लोग मुझसे तो बिल्कुल ना डरें। तो इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ें, इंजॉय लेके पढ़ें, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।